आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह है वाई एकेडमी लाइव की केमिस्ट्री की क्लास। ब्रिज कोर्स चल रहा है, जैसे कि पहले ही बात हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे। आज हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, तो उसके लिए पहले कुछ फंडामेंटल्स बेसिक चीज़ें तैयार होनी चाहिए, जैसे कि एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इन चीज़ों का डायरेक्ट रिलेशन मोल कॉन्सेप्ट के साथ में बैठेगा, ठीक है ना, अच्छा खासा, क्योंकि हमें एटॉमिक मास को पहले समझना होगा और बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी हम जाके मोल कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारी चीज़ों में हमें आसानी रहेगी। प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है तो कई बार आप उस लंबी कैलकुलेशन से बच जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, एटॉमिक मास। वेल, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी आपको कि एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर ये दोनों अलग बातें हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जो एटॉमिक मास नंबर वाला कॉन्सेप्ट है ये एक अलग चीज है। एटॉमिक मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने होते हैं, बस वही उसका एटॉमिक मास नंबर होता है। ये कभी भी ये जो एटॉमिक मास नंबर है ये कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के नंबर कम पूरे पूरे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 प्रोटॉन है प्लस हाफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो पूरे ही होंगे, हाफ तो हो नहीं सकते। हाफ या फिर क्वार्टर, इस टाइप का तो कोई चक्कर होगा नहीं इसमें। तो ये नंबर हमेशा एक कंप्लीट वैल्यू होती है, ये कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती। कौन? एटॉमिक मास नंबर हमेशा कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है, ये फ्रैक्शन में हो सकती है। इस तरह की वैल्यूज फ्रैक्शन में आती हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये फ्रैक्शन में मिलेंगी। जैसे कि कॉपर का मास है तो वो भी जनरली हम फ्रैक्शन में लेते हैं। कॉपर का मास 63.5 होता है। क्लोरीन का मास है 35.5, तो वो भी हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं। तो एटॉमिक मास नंबर और ये दोनों अलग चीज है, काफी हद तक सेम है। जैसे मान लो कार्बन का एटॉमिक मास नंबर भी 12 है और कार्बन का एटॉमिक मास भी 12 है, तो कहीं कहीं पे ये चीजें सेम भी मिलेंगी। लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास नंबर सिर्फ 12 है, लेकिन अगर कार्बन का एटॉमिक मास देखा जाए तो 12.0 समथिंग कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ होगा और भी। तो यही बात मैंने बोली कि ये एक अलग तरह का मास है और ये बिल्कुल अलग टाइप का मास है। असल में एटॉमिक मास कौन सा वाला मास है? जो मास की हम जनरली बात करते हैं, 1 किलो प्याज दे देना भैया, 2 किलो ये दे देना, 5 किलो वो, ये जो होता है ना, ये वाला मास, ये असल में एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास नंबर अलग चीज है। वो किसी भी एलिमेंट के एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जितने नंबर होंगे वो असल में वो चीज होती है। तो पहली बात तो ये है कि दोनों में फर्क है। और क्या फर्क है? तो पहले वाले को तो आप जानते ही हो, एटॉमिक मास नंबर को तो आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में भी। आज हम जल्दी से देखेंगे कि एटॉमिक मास क्या है। ये आता है, काफी सारे लोगों को समझ में तो आता ही है, लेकिन कुछ होंगे जिनको शायद नहीं बात पल्ले पड़ रही होगी। कहानी बड़ी सिंपल सी है। अब एटम, सब कुछ बना तो एटम से ही है, कोई भी मैटर हो वो बना एटम से ही है। और एटम को एक जो स्पेसिफाई करने के लिए जो नाम दिया गया तो वो एलिमेंट कह दिया। जैसे एक हाइड्रोजन का एटम है, एक कार्बन का एटम है, कोई क्लोरीन का एटम है, कोई सोडियम का एटम है, मतलब जितने भी टाइप ऑफ एलिमेंट हैं, और हर टाइप ऑफ एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एटम भी होता है, ठीक है। तो अगर 118 टाइप ऑफ एलिमेंट है तो मतलब 118 टाइप के एटम भी हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम तो बहुत सारे होंगे, लेकिन टाइप की अगर बात किया जाए तो 118 टाइप के एटम होते होंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। एटॉमिक मास का मतलब है कि मास ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के, ठीक है ना, सिंपल में मास ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। बाकी वो कार्बन वाला जो है सिस्टम वो तो बताऊंगा ही, लेकिन मेन बात ये है कि किसी भी एलिमेंट का मास, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास, उसके एटम का मास जो होगा ना वही उसका एटॉमिक मास है। अब प्रॉब्लम ये है कि एटम तो बहुत ही हल्का है। अब हम जनरली किसी भी चीज का मास निकालते हैं, आप खुद देखो अपने आसपास में, आपने आज तक कोई भी चीज जो परचेज की होगी तो उसके मास कैसे रहे? किलोग्राम में। अगर मान लो कोई बहुत भारी चीज है तो क्विंटल में आ जाएगा या टन में आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपको एक हाथी का मास मेजर करना है, हाथी के मास निकालना है कि एलिफेंट कितना भारी है, तो एलिफेंट के मास को ग्राम में तो कोई नहीं निकालेगा, किलोग्राम में भी निकालने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी है। तो मे भी वो कुंटल या टन में ही निकाला जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी है। तो चीज जितना उसका मास होता है, जितनी वो भारी होती है, उसी हिसाब से हम यूनिट्स भी चेंज कर दिया करते हैं, कभी किलोग्राम में। अब अगर मान लो हमको सब्जी खरीदने जानी है तो वो हम कुंटल या टन में नहीं खरीद सकते,
नहीं खरीद सकते ना, क्योंकि भाई इतनी सब्जी हम लाते नहीं है। हमारे लिए पूरी परचेजिंग अगर हमारी होगी तो वो मुश्किल से 8-10 किलोग्राम से ज़्यादा सब्जी नहीं होगी, इतनी ही सब्जी कोई लाएगा खरीद के। तो सेम यही कहानी यहाँ पर भी है कि एटम तो है बड़ा हल्का, अब एटम के मास का क्या किया जाए? एटम के मास को आप ग्राम में नहीं निकाल सकते और किलोग्राम में तो बिल्कुल चांस नहीं है, ऊपर तो टन या क्विंटल में जाने का मतलब ही नहीं बनता। तो क्या किया जाए? तो एक देखो ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी है, बस मैं आपको जल्दी से एक बार समझा रहा हूँ क्या है, ठीक है ना। मैं पूरा का पूरा वो सब कुछ नहीं यहाँ पे लिखने वाला। तो एक सिंगल एटम का मास है। अब लेकिन बात ये थी कि अगर किसी भी एटम का मास निकालना है तो उसके रेफरेंस में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब ऐसे कैसे लिखो, मतलब मास निकाल दोगे? अब एटम, ये बातें उस समय की हैं जब चीजें इतनी ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हुआ नहीं करते थे। आज तो किसी भी चीज का मास निकालना, मतलब आज किसी भी हल्की से हल्की चीज का भी मास निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी चीजें हमारे पास हैं जो हल्के से हल्के एटम या मॉलिक्यूल का भी मास जिनसे निकाला जा सकता है। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, जब चीजें मतलब डेवलप हो रही थी। तो अब मास निकालने के लिए क्या कि किसी, अब एटम इतना हल्का है, अब एटम के मास को किसी ना किसी चीज के रेफरेंस के साथ में ही लेना पड़ेगा। और वैसे भी जो भी चीज का मास है, अगर आपका वेट पूछा जाए या किसी भी चीज का मान लो मास पूछा जाए, हम किसी भी चीज का कितना भी मास बताएं, मान लो कोई पर्सन है उसका मास है 50 kg, अगर किसी चीज का मास 50 किलोग्राम है तो ये किसी ना किसी चीज के रेफरेंस में है। दुनिया में जो भी चीजें हैं, मीटर बोलो, सेकंड बोलो, घंटा बोलो, ये जो भी चीजें हैं, किलोग्राम कह लो, ये सब किसी ना किसी चीज के रेफरेंस में ही आती हैं, ठीक है ना। अब इसका मास 50 किलोग्राम है तो फिर कैसे पता चला कि, या तो मान लो अगर वो वैसा वाला जो मेजरमेंट वाला अगर कुछ तराजू टाइप का है तो 50 किलोग्राम वाट एक साइड में रखा हो गया होगा, 50 किलोग्राम दूसरी साइड में, तब जाके वो निकल के आया होगा, या ऐसे किया होगा, ठीक है ना। और 50 किलोग्राम मतलब सबसे, 50 किलोग्राम का मतलब क्या है कि जो चीज 1 किलोग्राम की है, जो भी चीज 1 किलोग्राम की होगी, ये चीज उसका 50 टाइम्स भारी होगा। यही मतलब हो ना इस बात का। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई चीज 50 kg की है तो मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज है जो 1 किलोग्राम की होगी, उस 1 किलोग्राम का 50 टाइम्स ये चीज है, तब इसको हम 50 बोलते हैं। अगर कोई उसका 70 टाइम्स भारी है तो हम बोलेंगे वो 70 kg का है, ठीक। तो यही सब सिस्टम है। तो मास के, एटॉमिक मास को निकालने के लिए हमको कोई रेफरेंस चाहिए था। अब रेफरेंस के तौर पे हमको कुछ मिल नहीं रहा है भाई। रेफरेंस के तौर पे हम ग्राम व्राम में नहीं ले सकते क्योंकि एटम बहुत हल्का है, तो हमको एक नई यूनिट बनानी पड़ेगी। एक मतलब हम किसी भी एटम के मास को शुरुआत में ग्राम वगैरह में तो नहीं निकाल सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमको एक नई यूनिट बनानी पड़ेगी और जिसको हमने बोला एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। अब किसी भी चीज का मास तो आएगा नंबर्स में ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरह के नंबर ही होंगे ना। अब ऐसे तो नहीं बोल देंगे एक्स ग्राम वाई ग्राम, ये तो मानने वाली चीजें हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब तो चीजें, ऐसे तो मास नहीं निकलेगा भाई। हम किसी भी चीज का किलोग्राम जो मतलब मास वगैरह जो हम समझते हैं वो नंबर्स में ही समझते हैं। अगर बोला जा रहा है कि 50 kg है तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि 50 kg का मतलब क्या होता है, लेकिन अगर बोला जा रहा है x kg है तो x कुछ भी हो सकता है, आरी बात में। इसी तरह बोला गया कि टाइमिंग की बात है, मान लो 2 घंटे, तो 2 घंटे समझ में आते हैं कि 2 घंटे कितने, क्योंकि हमें आइडिया है कि 1 घंटा कितना होता है। अब बोल दिया गया x घंटे y घंटे, तो फिर वहां पे चीजें क्लियर नहीं है। तो बेसिकली ये चीजें नंबर्स में ही मेजर की जाएंगी। तो एटॉमिक मास यूनिट एक नई यूनिट बनाई गई, बाद में इसी को शॉर्ट करके बना दिया गया सिर्फ यूनिट, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बातें आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ी होंगी। फिर शुरुआती, अब क्या हुआ कि एटॉमिक मास को अगर निकालना ही है, मतलब किसी एटम, अब एटम का मास बहुत जरूरी है भाई, एटम के मास का तो पता होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट के बारे में क्या क्या मेन बातें होती हैं, एक होता है उसका सिंबल, कि एलिमेंट का सिंबल क्या है, जैसे हाइड्रोजन का H, दूसरा होता है उसका एटॉमिक नंबर, और तीसरा होता है उसका एटॉमिक मास, बाद में उसकी वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और भी कई चीजें होती हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर तो सबसे ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो सबसे बेहतरीन आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी एटॉमिक नंबर के बेस पे बनी, ना कि एटॉमिक मास पे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मास तो पता होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने कहा ना स्टोकियोमेट्री जो होगी तो वहां पर मास का ही खेल है सारा, मास या वॉल्यूम का ही। तो वो चीजें समझने के लिए हमको ये बात पता होनी चाहिए। तो एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक नई यूनिट बनाई गई, क्योंकि ग्राम किलोग्राम से काम चलना नहीं था, तो एक नई यूनिट बना दी गई। इसके अलावा एटॉमिक मास की एक और यूनिट होती है, उसको भी याद रखना, डाल्टन भी कहते हैं इसको, डाल्टन के सम्मान में एक और यूनिट बना दी गई थी, ठीक है। तो हुआ कि एटम इतना हल्के तो कोई चीज है नहीं, तो यानी कि एटम के रिस्पेक्ट में, अब जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आ जाएं, इतनी हल्की चीजें हैं कि हम उनके मास को मेजर कर ही नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा हल्की होने की वजह से हम उनके मास को मेजर नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करेंगे? अब हम भाई हमारे पास जो वाट है, जो जो भी चीजें किलोग्राम या तोलने वाली हैं, अब वो चीज इतनी हल्की है कि उससे नहीं बन पा रहा काम, तो हमको कुछ नया निकालना पड़ेगा। तो नया क्या निकाला हमने? एटॉमिक मास को निकालने के लिए इन
इन सारी हल्की चीजों में यानी कि एटम में से ही किसी एटम के मास को मान लेते हैं, किसी एटम के मास को मान लेते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास है ए बी सी डी ई, इस तरह के एटम है, ठीक है ना। मैं अभी एलिमेंट नहीं रहा, बस एटम समझा रहा हूँ आपको। मान लो इस तरह के हमारे पास ये 5 एटम हो गए। अब इसमें मुझे सबसे हल्का क्या मिला, इसमें से सबसे हल्का मान लो मिल गया ये सबसे लाइट जो है, लाइटेस्ट। लाइटेस्ट क्यों? क्योंकि जो सबसे हल्का है उसको पहला उसको एक मान लेंगे, फिर बाकी आगे देख लेंगे। तो जो लाइटेस्ट है तो इसको हमने मान लिया कि मान लो ये 1 यूनिट है, ऐसा मान लिया कि ये 1 है, इसीलिए सबसे हल्के को पकड़ लिया। देखा गया कि ए और बी में जो बी का मास है, जो बी है वो इससे 3 गुना भारी है, 3rd टाइम। तो जाहिर सी बात है अगर ये 1 यूनिट है तो ये 3 यूनिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसको देखा गया कि ये जो सी है ये ए से 5 टाइम्स है, तो इसको बोल देंगे 5 यूनिट, ये 5 यूनिट हो जाएगा। इसको देखा जो डी है वो ए से 10 टाइम भारी है, तो यानी कि ये 10 यूनिट हो जाएगा। और अगर मान लो ये 12 टाइम भारी है ई, तो इसको बोलते जाएगा 12 यूनिट, ठीक है। तो कुछ इसी तरह की कहानी है लगभग। मान लो 5 कुछ हमको अजीबोगरीब टाइप के कुछ नई चीजें मिली हैं, कोई एलिमेंट या कुछ भी मान लो यार, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें से एक को हमने मान लिया कि जो सबसे हल्की है उसको हमने मान लिया ये 1 यूनिट की है। इसको देखा कि ये इससे 3 गुना ज्यादा भारी थी, तो इसको 3 बोलना पड़ा। इसको 3 क्यों बोला? क्योंकि इसको 1 बोला है भाई। अगर मैं इसको 2 बोलूंगा तो फिर मैं इसको 6 बोलूंगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसको इन सबका मास समझना, इन सबका मास जो इतना है, इसका 3, इसका 5, इसका 10, इसका 12, ये क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसका 1 है। अगर हम इसके मास को बदल देंगे तो इन सबके मास भी बदल जाएंगे, सही है भाई। इसका मान 3 क्यों है? क्योंकि इसका 1 है। इसका 5 क्यों? क्योंकि इसका 1 है, ये 5 गुना भारी है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। बस कुछ इसी तरह की कहानी एटॉमिक मास में भी देखने को मिलती है। वहां पर क्या किया गया, पहले तो वैसे देखा जाए तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था हाइड्रोजन, तो लेना तो हाइड्रोजन को चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन को भी था शुरू में, जो सबसे पहले हाइड्रोजन को ही लिया था। लेकिन हाइड्रोजन से लेने में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी ठीक ठाक हैं। आइसोटोप्स तो खैर कार्बन के भी होते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि बाकी जो एलिमेंट्स थे उनके मास फिर काफी ज्यादा फ्रैक्शन में ही वैल्यू आ रही थी सबकी। तो उस परेशानी से बचने के लिए हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन लिया गया, लेकिन इसमें बात नहीं बनी, तो फाइनली बात बनी कार्बन पे, ठीक है ना, कार्बन पे। और कार्बन में भी कार्बन 12 पे बात बनी। अब ये कार्बन 12 क्या है इसको भी जरा एक बार समझना। देखो कुल मिला के ये है कि अगर हमको एटॉमिक मास को निकालना है तो हमको किसी ना किसी एटम का ही मास मानना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें बड़ी हल्की हैं। और उनमें से हम किसी के मास को मान लेते हैं कि इसका मास इतना है, और आगे वाले को हम मान लेंगे कि किसी का मास क्या बोलते हैं, जैसे किसी भी चीज का मास मान लिया, उसके बाद बाकियों को कंपेयर कर लेंगे उससे, तो सबके मास आ जाएंगे। बस यही करना था। तो पहले ये है कि कॉन्सेप्ट के समय कार्बन 12 बना, कार्बन नहीं हुआ करता था। कार्बन 12 जैसी कोई चीज उस समय नहीं थी भाई। कार्बन के एक एटम को कार्बन 12 क्यों कहा गया, कार्बन 12 क्यों कहा गया? क्योंकि उसी समय उसके मास को डिसाइड किया गया कि हम इसको 12 कहेंगे। अब 12 ही क्यों माना गया? देखो इसके पीछे वैसे तो कुछ मिलता नहीं है कि इसको 12 ही क्यों माना गया। इसके 2 रीजन हो सकते हैं कि मुझे लगता है एक तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है उसमें, तो इसका एटॉमिक मास नंबर भी 12 है। ये रीजन हो सकता है कि शायद उसको इसलिए 12 माना गया हो। या फिर ये हो सकता है कि ये देखा हो गया हो कि हाइड्रोजन और कार्बन, क्योंकि उनको ये तो पता था कि सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। तो अगर कार्बन को और हाइड्रोजन को कंपेयर कर लिया होगा कि भैया इन दोनों में कितना फर्क है, तो देखा होगा क्या होगा कि ये तो 12 है, ठीक है ना, क्यों सॉरी कि ये और ये इन दोनों में देखा गया होगा कि कार्बन हाइड्रोजन का 12 गुना भारी है। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है कार्बन को 12 मान लेंगे तो कम से कम हाइड्रोजन 1 हो जाएगा। और यही कोशिश रही होगी कि सबसे पहले एलिमेंट, जो सबसे पहला एलिमेंट है उसकी शुरुआत जो हम करेंगे तो उसको हम 1 से रखना चाहेंगे, यानी कि वो हाइड्रोजन के मास को 1 बनाना चाहते थे, तो कार्बन के मास को इसलिए 12 मान लिया गया होगा। अब एक बात समझना, तो कार्बन को लेने के भी 2-3 कारण हैं। उसमें क्या है कि कार्बन का मेन चीज ये है कि अबंडेंस ठीक ठाक है, ठीक है ना, कार्बन की ठीक ठाक अबंडेंस है नेचर में, और 5th या 6th नंबर पे अबंडेंस आती है मेरे ख्याल से कार्बन की। तो ठीक ठाक अबंडेंस होने की वजह से भी, और बाकी इसमें मेन बात ये भी थी, और भी कई रीजन थे कार्बन की, लेकिन कार्बन को लेने का जो मुझे ऐसा रीजन दिखता है वो यही होगा कि हाइड्रोजन को भी ले सकते थे, कार्बन और हाइड्रोजन में से किसी एक को लेना ही उनको प्रिफर वो कर रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोजन कहीं ना कहीं कार्बन के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ये भी प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन के कंपाउंड्स ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, और कार्बन के भी कंपाउंड ठीक ठाक है, लेकिन हाइड्रोजन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी बहुत मिलते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी क्या बोलते हैं हाइड्रोजन दिख जाता है। लेकिन कार्बन तो खैर सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपलसरी है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जरूरी नहीं कि कार्बन हर जगह प्रेजेंट हो। तो खैर मेन बात यह है कि कार्बन लिया, और कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 अलग अलग टाइप के। तो उसमें से एक को मान लिया 12, एक को मान लिया 13, एक को मान लिया
14। तो मतलब कुल मिला के माना तो एक इसी को गया होगा 12, 12 वाले को ही 12 माना गया होगा। अब इसको चलो मान भी लिया 12, तो अब ये सोचो, अब इसको जब 12 माना गया तो हाइड्रोजन का मास आया 1, तो हीलियम का मास आया 4, लिथियम का मास आया 7, बेरिलियम का मास आया 9 और बोरॉन का मास आया 11। अब एक बात समझना ध्यान से, कार्बन के मास को 12 माना है इसलिए इन चीजों का मास इतना इतना आया है। अगर कार्बन के मास को ही चेंज कर दिया जाए, 12 की जगह कुछ और कर दिया जाए, तो इनका मास भी बदलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूं कि मान लो कार्बन के मास को 1 मान लिया होता, कार्बन के मास को, क्योंकि जो कार्बन को अगर रेफरेंस ले रहे थे तो मान लो उसको 1 मान लिया होता। अगर कार्बन को 1 मान लोगे तो दिक्कत ये हो जाएगी, तो बाकी आपको सोचो ये पांचों एलिमेंट, हाइड्रोजन से लेके बोरान तक के ये पांचों एलिमेंट कार्बन से हल्के हैं। भाई कार्बन से तो कम वेट है ना इनका, कार्बन का 12 है तो इनका तो 1 4 7 9 11 तक ही है, तो कहीं ना कहीं ये सारे कार्बन से हल्के हैं। अगर तुमने कार्बन को 1 मान लिया तो हाइड्रोजन को क्या मानोगे? हाइड्रोजन को मानना पड़ेगा 1/12, सही कि नहीं है? और हीलियम का मास इस हिसाब से क्या आएगा, लगभग हीलियम का मास कितना आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कितना आएगा 1/3। तो कुल मिला के उससे नीचे के, यानी कि कार्बन के नीचे के जितने भी एलिमेंट है उनके मास तो बहुत ज्यादा कम बैठने वाले हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं था, अभी कार्बन को 1 तो नहीं मान सकते थे, ठीक है ना। तो इसलिए कार्बन को माना गया 12, और इसका रीजन मेरे हिसाब से तो यही दिखता है, वैसे बुक्स वगैरह में इसका कुछ मेंशन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन पे भी नजर रही होगी, समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन पे भी नजर रही होगी। अगर कार्बन हाइड्रोजन का, ध्यान सुनना, अगर कार्बन हाइड्रोजन का 14 टाइम्स हल्का होता तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कार्बन का मास 14 माना गया होता, ठीक है। और वैसे दूसरा रीजन ये भी है कि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, तो इसलिए भी शायद इसके मास को 12 मान लिया गया होगा, ठीक। तो कुल मिला के अब कार्बन को क्यों लिया, ये सब बातें हो गई। बाकी इसकी में और भी चीजें बताई जाती हैं कि कार्बन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं है, इस तरह की बातें भी होती हैं उसमें, ठीक है ना। लेकिन ये ज्यादा बातें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, इसमें मेन चीज ये थी कि कार्बन को लेना था क्योंकि अबंडेंस ठीक ठाक है कार्बन की, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। उसी दिन इनके नाम पड़े होंगे जब ये, भाई उससे पहले वो सिर्फ कार्बन रहा होगा, उसका 12 13 14 ऐसा कोई लफड़ा नहीं होगा उसमें। अब जिस दिन ये बात हुई कि हाँ ठीक है इसके मास को कुछ माना जाए, तब भाई कार्बन 12 को कार्बन 12 ही क्यों कहते हैं, ये नाम कहां से आया? कार्बन 12 का मतलब क्या है, उसमें जो 12 है वो क्या है, वो उसके मास को बताता है। 12 का मतलब क्या है, वो उसका मास है। खैर, तो एटॉमिक मास यूनिट इसी करके मतलब एक नई यूनिट गई, क्योंकि ग्राम किलोग्राम से काम चलने वाला है नहीं। अब कार्बन के मास को माना गया है, तो कार्बन के मास को मान लिया 12 यूनिट। ये ग्राम नहीं है भैया, ये 12 यूनिट है। एटम के, अगर आप एटम और मॉलिक्यूल के मास को देखोगे ना तो वो कभी ग्राम में नहीं दिखेंगे, वो उसी में होंगे, यूनिट में। क्या वो कभी ग्राम में भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जब मोल कॉन्सेप्ट शुरू होगा तो वो ग्राम में भी आएंगे। भाई एक एटम का मास ग्राम में नहीं हो सकता, 2 का नहीं हो सकता, 3 का नहीं हो सकता, 4 5 10 20 का नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे एटम अगर इकट्ठे कर दोगे तब तो उनका मास ग्राम में आएगा। जैसे मान के चलो डायमंड है, तो क्या डायमंड बना होता है सिर्फ कार्बन से? डायमंड जो होता है वो सिर्फ कार्बन का होता है। तो डायमंड जो, मान लो अगर इतना बड़ा डायमंड है हमारे पास, तो उसका मास ग्राम में तो आ सकता है ना, 4 5 6 7 कुछ तो ग्राम होगा, तो वो बना तो सारा कार्बन से है। लेकिन एक एटम का मास ग्राम में नहीं आएगा, एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में नहीं आएगा, उसके लिए बहुत सारे इकट्ठे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। एक एटम का मास ग्राम में नहीं होगा, लेकिन एक मोल एटम का मास ग्राम में हो सकता है। एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में नहीं होगा, लेकिन एक मोल मॉलिक्यूल का मास ग्राम में हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी है। तो खैर, तो कार्बन का मास 12 यूनिट मान लिया गया। अब 12 यूनिट मतलब कार्बन के मास को कुछ तो मानना ही था। अब एक नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि एक मान लिया तो उसके पीछे के जो 5 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, भाई उनको तो फिर बहुत ही छोटे हो जाएंगे, फिर उनकी सबकी वैल्यू फिर बहुत छोटी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हाइड्रोजन को 1 रखना था, और देखा गया होगा कि हाइड्रोजन और कार्बन में लगभग 12 का ही फर्क है, 12 गुने का ही फर्क था। कार्बन हाइड्रोजन से 12 गुना भारी था, तो इसलिए उसके मास को 12 मान लिया, और हाइड्रोजन को ताकि 1 रखा जा सके। उसके बाद बाकियों के मास को भी कंपेयर कर दिया गया और आ गया। अब मेन चीज समझ देखने वाली क्या है, तो यहां से कुल मिला के एटॉमिक मास यूनिट क्या हुआ, क्या मतलब हुआ एटॉमिक मास यूनिट का। और एक बात समझ लो, आज जिन भी एलिमेंट का जितना मास है, मैग्नीशियम का मास है 24, एल्यूमिनियम का मास है 27, ये सारे मास, किसी भी एलिमेंट के जो मास हैं वो पूरी तरह से निर्भर करते हैं कार्बन के एटम के मास पे। अगर कार्बन 12 का मास मान लो आज हटा के कुछ और कर दिया जाए, C12, तो आपको पूरे के पूरे एलिमेंट के मास बदलने पड़ेंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट के मास किस पे निर्भर करते हैं? कार्बन के मास पे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो वही बात है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस किसको लिया गया? रेफरेंस लिया गया है कार्बन को, तो कार्बन के मास से ही सब कुछ होने वाला था। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? अब 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक बार समझना, कार्बन का मास है 12 यूनिट या 12 AMU, वही एटॉमिक मास यूनिट को ही AMU बोलते हैं।
कार्बन का मास है 12 एमयू। अगर कोई पूछे कि 1 एमयू कितना है, कार्बन का मास है 12 एमयू, पूछा जा रहा है 1 एमयू कितना है, तो 1 एमयू का मतलब क्या होगा भाई, अगर 1 निकालना है, अगर मैं इसी को 12 से डिवाइड कर दूं तो ये कट जाएगा 12 से 12, तो क्या आ जाएगा 1 एमयू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसके लिए क्या जुगाड़ बिठाया गया, 1 एमयू का मतलब हो गया मास ऑफ C12 एटम। आपको यहां पर C12 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13, C14। उसमें से हमको बताना पड़ेगा कि हम कौन से मास को ले रहे हैं, और C12 ही लिया जाता है क्योंकि कार्बन के तीनों आइसोटोप्स में सबसे ज्यादा अबंडेंस इसी के, लगभग 99% तक C12 ही मिलता है, और बाकी जो बचे कुचे हैं C13 और C14 वो 1% में ही थोड़े बहुत ही देखने को मिलते हैं। तो 1 AMU यानी 1 AMU हो गया C12। C12 आइटम का मास कितना है, मास ऑफ C12 एटम कितना मास है भाई, 12 ही तो मास है, तभी तो उसका नाम C12 पड़ा है। इसको डिवाइड कर दो 12 से, यही क्या आएगा हमारा 1 AMU, ठीक है ना। तो ये यही फिर 1, इसी को बाद में यूनिट बोल देते हैं क्योंकि AMU बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर सवाल यह आता है कि अब देखो इसमें एक बात समझना ध्यान से, अगर पूछा जाए मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 यूनिट, भाई हाइड्रोजन का मास तो 1 यूनिट है, ठीक। और मास ऑफ कार्बन कितना है 12 यूनिट, कार्बन का मास 12 यूनिट है। तो क्या इस बात को लिखा जा सकता है कि मास ऑफ कार्बन है 12 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन का मास कितना है 1 यूनिट, अगर मैं यहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह 1 यूनिट लिख दूंगा तो 12 इंटू 1 यूनिट, तो 12 यूनिट तो आ जाएगा ना। इसी को बात को मैं अगर 12 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 यूनिट, कितना आ जाएगा 12 यूनिट। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो कुल मिला के ये है कि अब अगली बात ये आती है कि क्या किसी एटम के मास को ग्राम में, किसी सिंगल एटम के मास को ग्राम में निकाला जा सकता है, सिंगल एटम का मास ग्राम में, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है, लेकिन वो वैल्यू बहुत छोटी होगी, निकलेगा लेकिन वो वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होगी। अब मेन चीज ये है आपके काम की, जो आपको अब आगे काम आने वाली है, जो 11th में जिससे काफी जगह पे हेल्प हो जाएगी। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं कि अब मैं आपसे पूछूं कि एक कार्बन एटम का मास बताओ, जैसे कार्बन के किसी भी एक एटम का मास बताओ, तो कार्बन का एक एटम का मास मान लेते हैं 12 यूनिट या 12 AMU, कुछ भी मान लो, उससे फर्क नहीं है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के एक एटम का मास बताओ तो 1 यूनिट, हाइड्रोजन का तो 1 यूनिट हो जाएगा। लेकिन अगर बोला जा रहा है कि इसको ग्राम में बताओ, इसको ग्राम में पूछा जा रहा है, तब दिक्कत आएगी। अब एक का मास, एक किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास ग्राम में कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर उसका मोलर मास पूछा जाएगा तो वो मोल कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो वो तो एज इट इज जैसा है वैसा ही वैसा ग्राम में रहेगा। यानी कि अगर कार्बन का एक मोल का मास पूछा जाए तो एक मोल का मास तो 12 ग्राम हो जाएगा, एक मोल में तो ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना, वो मोल अलग चीज है। लेकिन पूछा जा रहा है एक एटम का मास, तो एक एटम का मास निकालने के लिए एक बात समझो, एक एटम का मास क्या है, हम किसी भी चीज का जब मास निकाल लिखते हैं, जैसे मान लो हम किसी भी एलिमेंट का मास निकले तो हाइड्रोजन का मास है 1 यूनिट, ठीक है ना, कार्बन का है 12 यूनिट, मैग्नीशियम का है 24 यूनिट, और एल्यूमिनियम का है 27 यूनिट, ऑक्सीजन का है 16 यूनिट, ठीक। अगर हमको समझना ध्यान से, अगर हमको 1 यूनिट की वैल्यू, अगर हम इस 1 यूनिट की वैल्यू ग्राम में निकाल लें, अगर हम इस 1 यूनिट की वैल्यू ग्राम में निकाल लें, तो कहीं ना कहीं हमको हर एटम का, हर सिंगल एटम का, हर एलिमेंट के एक सिंगल एटम का भी मास ग्राम में पता चल जाएगा, क्योंकि सबके मास में यूनिट तो आना ही आना है। तो क्या करना है, सिंपल सी बात, एक यूनिट का मास निकाल लो, एक यूनिट का मास निकाल लो, सबसे आसान तो यही कि एक यूनिट का मास निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर किसी भी एलिमेंट के सिंगल एटम का मास निकालना है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो उसकी बात समझना ध्यान से। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है, हम कोशिश करेंगे कि उसको बना रहे हैं आगे।
तो सवाल आता है मास ऑफ 1 यूनिट, ठीक है ना। मास ऑफ 1 यूनिट स्पेशली इन ग्राम्स, आपको पता होना चाहिए ग्राम में। अगर वो हो गया तो फिर आगे फिर कुछ भी नहीं बचता, आगे सब हो जाएगा आराम से। अब इसके लिए मैं बताऊं मास ऑफ 1 यूनिट क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप का मास ग्राम में पता है, अगर आपको हाइड्रोजन का मास ग्राम में पता चल गया कि हाइड्रोजन का मास ग्राम में कितना है, तो लगभग काम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मास है 1 यूनिट। अब आप मान लो कार्बन के मास को लिखते हो 12 यूनिट, तो 12 इंटू 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हाइड्रोजन का मास अगर ग्राम में पता है तो काम हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का मास ग्राम में कितना होता है, बात यह है कि हाइड्रोजन का मास ग्राम में कितना होगा, एक एटम का मास। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके अंदर, हाइड्रोजन का अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। जो पहला होता है हाइड्रोजन का, जो पहला आइसोटोप्स है जिसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं, जनरली हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं लेकिन हम हाइड्रोजन बोलते हैं, तो मतलब हम पहले आइसोटोप्स प्रोटियम की बात करते हैं। इसका मास है, हाँ तो न्यूट्रॉन तो है नहीं, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में प्रोटॉन के अंदर मास है, न्यूट्रॉन के अंदर मास है, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी मास है, लेकिन इतना कम मास है कि वो नेग्लिजिबल है, हम उसको काउंट ही नहीं करते, हम गिनते नहीं कहीं पे भी। तो यानी कि हाइड्रोजन के अंदर जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन की वजह से है। भाई हाइड्रोजन का मास किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से होगा। तो प्रोटॉन का, अब प्रोटॉन का मास ग्राम में कितना होता है, अगली बात यह आती है कि प्रोटॉन का मास ग्राम में कितना है कि नहीं है। तो प्रोटॉन का मास ग्राम में देखा जाए तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके मास देखे होंगे, तो उसमें आएगा प्रोटॉन का मास लगभग 1.66 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम, ये प्रोटॉन का मास है। अब हाइड्रोजन के अंदर जो मास है, हाइड्रोजन का जो भी मास है वो लगभग इसी की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मास को तो बहुत ही कम है तो हम उसको काउंट नहीं करने वाले, तो यानी कि यही इसका मास हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के एटम का जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से है, और किसी चीज की वजह से तो नहीं है, बचा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास ये तो याद ही रहता होगा, और यही वैल्यू 1 यूनिट की बाद में निकली, ठीक है ना। बाद में एक्सपेरिमेंट से, कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास पता लग गए, मेन चीज ये है बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो 1 यूनिट का जो फाइनल मास आया, तो 1 यूनिट का फाइनल मास क्या हो जाएगा, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ये हो गए 1 यूनिट की वैल्यू। बस आपको ये याद रखना है, बाकी और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसकी हेल्प से हर एलिमेंट का मास ग्राम में निकल जाएगा, हर एलिमेंट के एक सिंगल एटम का मास भी ग्राम में निकल जाएगा। कैसे, जल्दी से इसको देख लेते हैं। मास ऑफ 1 EMU इन ग्राम कितना है, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और यही मतलब, यानी कि मास हाइड्रोजन है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है कितना है, हाइड्रोजन का मास 1 EMU 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का मास तो 1 यूनिट है। तो कुल मिला के किया क्या गया कि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली गई। अब आगे किसी का भी मास अगर हमको ग्राम में निकालना तो मिल जाएगा, लेकिन शुरुआत में सिर्फ यूनिट मान के काम चलाया गया, फिर थोड़ा बहुत जब चीजें, टेक्नोलॉजी उनकी थोड़ी सी बेहतर हुई होगी, तो फिर एक एटम का मास भी ग्राम में निकाल के देखा गया होगा। अगर मान लो पूछा जा रहा है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो कार्बन के एक एटम का मास वैसे होता कितना है, 12 यूनिट। इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं 12 इंटू 1 यूनिट, तो कैसा रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तो कितना हो जाएगा 12 इंटू, और 1 यूनिट का मास कितना निकाला है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब फाइनली इसको कर करा के जो फाइनल वैल्यू आएगी आपको, जब इसमें आप अप्लाई करोगे, बाद में इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट में ऐसे करके ये ऊपर माइनस, आई थिंक लगभग -1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम समथिंग आएगा। आ रही बात समझ नहीं आ रही है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट के एटम का मास निकालना है, किसी भी एलिमेंट का,
एटम का मास निकालना है सिंगल एटम का, तो आपको बस इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है। और उस वैल्यू की मैंने आपको पूरी कहानी समझाई कि ये असल में हाइड्रोजन के एक एटम का मास है ग्राम में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम में प्रोटॉन है, तो ये असल में प्रोटॉन का ही मास होता है एक तरह से। तो 1 यूनिट असल में कुछ और नहीं, प्रोटॉन के मास को ही कहा गया है। तो अगर आपको किसी का भी निकालना है, ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट, तो क्या आ जाएगा 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24, जो भी वैल्यू आएगी फाइनल ग्राम में। मान लो मैग्नीशियम का निकालना हो, मैग्नीशियम का होता है 12 यूनिट, तो ग्राम में निकालना है 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इस तरह से कोई भी एलिमेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था पूरा एटॉमिक मास के ऊपर, और बहुत कुछ ऐसा लिखवाने लिखवाने वाला वैसा कोई काम नहीं किया मैंने, बस समझने की जरूरत थी इसको। अब किसी भी एटम का मास ग्राम में भी निकल सकता है, लेकिन वैल्यू बहुत छोटी होगी। बस आप खुद समझो ना, कार्बन के एक एटम का मास जब यूनिट निकालते हो तो वो आता है 12, एक एटम का मास यूनिट में 12, यहाँ कुछ निगेटिव नहीं है, 12 यूनिट, निगेटिव कहाँ आएंगे, सिर्फ 12 लिखा हुआ है। लेकिन अगर उसी को आप ग्राम में निकाल रहे हो तो देखो उसकी वैल्यू कहां पहुंच गई, 1.99 10 की पावर -23। कितनी ज्यादा छोटी वैल्यू है, क्योंकि ग्राम में निकालो ना। ग्राम एक मतलब एक जाना पहचाना मेजरमेंट का टूल है वेट का, ठीक है ना। लेकिन यूनिट, अब यूनिट जैसी कोई, अब आप मान लो बाजार में जाके कह रहे हो 1 यूनिट कांदा, 2 यूनिट बटाटा, कुछ नहीं मिलने वाला भाई। वहां पे यूनिट नहीं चलेगा, वहां पे ग्राम और किलोग्राम चलता है। तो इसीलिए एटम का मास बहुत हल्का था, उसको निकालने के लिए एक नई यूनिट बनाई गई। लेकिन अब यूनिट से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि जब हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो वहां पर हमको चीजें ग्राम में ही चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जो मेजरमेंट टूल्स हैं वो ज्यादातर ग्राम में ही निकालने वाले हैं भाई। ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, ये जाने पहचाने टूल्स हैं, इनसे हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। अब यूनिट वगैरह तो से बात नहीं बनेगी। तो शुरुआती दौर में बस यूनिट बना के काम चला लिया। बाद में अगला काम क्या था कि भैया 1 यूनिट का मास निकाल लो, 1 यूनिट का मास ग्राम में। 1 यूनिट का मास ग्राम में कितना आया, इतना आया। बाद में किसी भी एलिमेंट का मास निकालना बहुत आसान हो गया, जितना भी हो बस इससे उसके मल्टीप्लाई कर दो। 12 है तो 12 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 20 है तो 20 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसी तरह से काम चलता रहा, ठीक है ना। तो ये क्लास थी एटॉमिक मास के ऊपर, इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करेंगे। बाकी देखेंगे आगे और क्या करना है, ठीक है ना।